अगर मैं टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आज की डेट में बेटे जो रीजनिंग आ रही है स्पेसिफिकली बैंकिंग और इंश्योरेंस की अगर बात करें तो आई वुड से यस 80-85% वुड बी योर वर्बल रीजनिंग। इवन एसएससी वगैरह में भी अगर चला जाऊं तो मेरी 65-70% रीजनिंग जो है वो वर्बल रीजनिंग है, लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग है। तो जब भी आप रीजनिंग का या कोई भी सेक्शन प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो बच्चे, एक तो चीज समझो कि मेरे पास 70% सिलेबस ऑलमोस्ट सेम आ रहा है ऑलमोस्ट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। एंड यस इफ वी आर बी टारगेटिंग लुकिंग डाउन फॉर द रिसेंट नोटिफिकेशंस, अगर हमारे पास कॉमन एग्जाम होने वाला है आने वाले टाइम में, एनटीए कंडक्ट करने वाला है, तो वैसे भी बेटे सबका सिलेबस प्री लेवल पे सेम हो जाएगा। अभी भी ऑलमोस्ट 70% सेम है। सो कभी भी जब आप एग्जाम्स को टारगेट करने की बात कर रहे हो बच्चे, प्लीज वी हैव दी ऑप्शंस नाउ, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल ऑन नेट। Go and search down to the important topics and the distribution of different topics in each section. We need to understand कि हमारे पास कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस उसमें किस तरह का पैटर्न आ रहा है। दैट इज माय फर्स्ट जॉब। सो ट्राई टू शॉर्टलिस्ट दैट। सो अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमें पता है कि हमें वर्बल रीजनिंग तो प्रिपेयर करना ही करना है, जिसमें मेरे पास क्रिटिकल रीजनिंग है, सिलोजिज्म्स हैं, वी हैव डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, then definitely some basic sitting and data arrangement problems would always be there, कोडिंग डिकोडिंग है। बट उसके अलावा एसएससी के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बेटे, वो थोड़ा बहुत नॉन वर्बल रीजनिंग भी प्रिपेयर करेंगे। फाइन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसमें मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस के क्वेश्चंस कई बार दिखते हैं, मैट्रिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स दिखने वाली हैं। वी हैव प्रॉब्लम्स जहां पर मेरे पास डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग है, डायग्रामेटिकल पजल्स हैं। सो प्रैक्टिकली बच्चे सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करो एक बेसिक प्रिपरेशन करके कि हाँ यार अब मेरा ये एग्जाम है तो मुझे यहाँ पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। परफेक्ट है। अगर आप कोई और स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो, आई प्रोबेबली वुड नॉट बी नोइंग स्पेसिफिकली कौन से स्टेट एग्जामिनेशन दे रहे हो, बट अगर मैं स्टेट एग्जामिनेशन को देख रहा हूँ मोर और लेस ऑन द ब्रॉडर कैटेगरी, वो भी बेटे ज्यादा जो डाल रहे हैं वो यही कॉमन टॉपिक्स डाल रहे हैं, with some of the states coming with some analysis. Danish is going for SSC CGL. So Danish, चलो मुझे आप बताओ, have you probably analyzed SSC CGL में चार सेक्शंस कौन से? ये तो आई होप दानिश पता होगा। ठीक है, प्रीलिम्स में टियर 1 में वी हैव 4 सेक्शंस। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं फॉर ईच ऑफ यू? एसएससी सीजीएल में रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है? 25। परफेक्ट, दानिश knows, so I hope everybody knows what are the major important topics that probably we need to work on for SSC CGL in reasoning. Can you give me few of them? So we have Danish, Karina, Aarti here. Can you give me few of the topics that you believe? Okay, we understand English है, reasoning है बेटे, quantitative ability और general knowledge है। Next month we have planned sessions for each of this sectional additionally, because we will be coming up with a session on how to go about journal awareness for SSC, how to go about English for SSC, how to go about quant. So we've already probably put a separate class for SSC targeting each of the topics, each of the sections specifically. Fine. फिलहाल मैं रीजनिंग को थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूँ। तो we have Sandeep, Rajesh, Komal. Can you give me any of the important topics? You can search on your Google right at this moment also. But tell me, what are the important topics that we need to prepare for SSC? You need to quickly search for it and give me the answer. आपके हिसाब से अगर आप एसएससी को प्रिपेयर कर रहे हो तो अब आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? Few responses from your side, guys. Quick, fast. Sandeep, I'm talking about reasoning at the moment. Definitely, अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूंगा तो किसी भी एग्जाम के लिए लास्ट 6 मंथ्स का जीके सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। संदीप परफेक्ट है। करंट अफेयर्स इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं एसएससी में स्टैटिक जीके आती है, डेफिनेटली स्टैटिक जीके है बेटे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट यस मेजर इंक्लिनेशन उनका भी करंट पे है और स्टैटिक में भी मिसलेनियस पे है। वी आर कमिंग अप विद अ स्पेशल क्लास टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस फॉर एसएससी। सो आरती टोल्ड मी सिंबॉलिक ऑपरेशंस, परफेक्ट। फिगरल क्लासिफिकेशन, विजुअल रीजनिंग आती है। फिगरल क्लासिफिकेशन बेटे इट्स मोर अबाउट विजुअल रीजनिंग, ठीक है। हमारे पास उसमें इमेजेस के क्वेश्चन हो सकते हैं, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। डेफिनेटली आरती नंबर सीरीज इज इंपॉर्टेंट। फाइन। उसके बाद बेटे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास एसएससी में। एसएससी में अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो रीजनिंग इज वन ऑफ द स्कोरिंग सेक्शन। बैंकिंग में शायद उतना ज्यादा कई बार हमें लोगों को प्रॉब्लम आती है व्हेन इट कम्स टू मेंस, बिकॉज़ पजल्स टफर लेवल की होती हैं।
बट अगर आप इसमें देखोगे तो जो आपकी पजल्स भी आ रही हैं, आपके सिटिंग अरेंजमेंट, जो बेसिक डाटा अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिंपल लेवल के आ रहे हैं। हर साल डायरेक्शंस के क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन भी हमें दिख रहे थे, ठीक है। सो इफ यू आर प्रोबेबली प्रिपेयरिंग फॉर इट, थोड़ा सा बच्चा देखो कि बहुत हाई लेवल रीजनिंग पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा फोकस एसएससी है, बहुत हाई लेवल पजल्स करने की जरूरत नहीं है। फोकस मोर ऑन बेसिक कंसेप्ट, बट यस स्पीड इज गोना बी मेजर पॉइंट। मुझे ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड आइडियली आई वुड प्रोबेबली बी एबल टू नॉट गिव मच टाइम टू इट, ठीक है। Probably something like 12 minutes, 15 minutes, and we have to target 25 questions. So that is one of the big challenge when it comes to SSC. Perfect. Okay. आज की क्लास में मैं बहुत ज्यादा एसएससी स्पेसिफिक नहीं करूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ विल बी कमिंग अप विद अ स्पेसिफिक क्लास फॉर एसएससी, रीजनिंग फॉर एसएससी। आज क्योंकि हमने एक जर्नल प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप कोई और एग्जाम भी दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स भी दे रहे हो, तो जब मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ बच्चे, मैं वर्बल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग सबसे पहले फोकस करूंगा, बिकॉज मैं फिर बोलूंगा मेजोरिटी एग्जाम्स में 80% लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग आ रही है, जिसमें एक तो बेटे मेरे पास पजल बेस्ड क्वेश्चन है, रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिकल बेस्ड पजल्स हैं, ब्लड रिलेशंस आ रही हैं, डायरेक्शंस आ रही हैं, विच इज जर्नल लेवल ऑफ रीजनिंग जो हम लोग प्रोबेबली एनटीएससी और ओलंपियाड्स में करते आए हैं। सेकंड बच्चे क्रिटिकल रीजनिंग है। प्लीज प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ अस कीप इग्नोरिंग सीआर। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। क्रिटिकल रीजनिंग में बेटे मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस कम विद सिलोजिज्म्स, डिडक्टिव लॉजिक कुछ लोग उसे बोलते हैं। डेफिनेटली बेटे स्टेटमेंट बेस्ड ऑन assumptions and inferences. Then we have course of actions, we have the statements talking about strengthening and weakening the arguments of the author. Start working for it. Again, we'll have planned already in the month of February a session for CR also. Do attend that session and try to get a good grasp of it, how to go about preparing for that CR also. Fine. So February के sessions में already we have already planned a bit for SSC. I'm repeating again. So उसमें कुछ ऐसे sessions रखे गए हैं जहाँ पर you probably would get prepared for all of them. फिर आज की क्लास में वापस आ रहा हूँ। So आज की क्लास में बेटे मैं थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग पे फोकस करने वाला हूँ। अगर आप लोग बिगिनर्स हो, अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, हाई लेवल पजल्स पे तो जाने की बात नहीं है। सबसे पहले बच्चे जब रीजनिंग करने जा रहे हो, वर्बल रीजनिंग, लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग, सो थोड़ा सा वर्ड्स पे फोकस करना स्टार्ट करो। कुछ बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स की गलती होती है, वो करनी जरूरी है, बिकॉज एसएससी है या कोई भी और एग्जाम है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बहुत स्ट्रेट है, वन लाइनर्स हैं। वी नीड टू वर्क, मेक श्योर कि हमारी बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से कुछ स्टार्ट करूंगा आज, आपको इजी वाली चीजें करवाऊंगा, फिर ग्रेजुअली कुछ टफर प्रॉब्लम पजल्स पे जाऊंगा, उसको कैसे हैंडल करना है। बट मुझे एक दो छोटे छोटे आंसर्स हो गए, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी है। सपोज बच्चे मैं आपसे ऐसा कुछ पूछ लूं कि मेरे पास लेट्स से एक जगह पे 35 स्टूडेंट्स हैं, and they were standing in a row, let's say from left to right, ठीक है, and I have placed them on let's say 35 chairs arranged in ascending order from 1 till 35. अब सपोज मैं आपको ऐसा कहता हूं कि that A is on chair number 15 and I would say let's say the 1 2 3 4 इनकी चेयर नंबर्स भी हैं और इनके रैंक्स भी हैं, they were placed from 1 till 35 in, with 1 being the highest rank holder and 35 is the lowest rank holder. अगर ए का चेयर नंबर 15 है एंड लेट्स से आई सेज ए, लेट्स से चलो ए रहने देते हैं, ई इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए। कुछ बेसिक वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, आप लोगों को मुझे आंसर करना है। मैं कह रहा हूं मेरे पास 35 लोग थे, आई हैव लेट देम स्टैंड इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम 1 till 35 positions, and if A is on chair number 15 or has a 15th rank and it says E is immediately preceded by A, what should be E's position? Few quick answers bete. Let's make this session a little more interactive. I want your response. So Karina and Danish gave me two different answers. Rest all. Komal says 16. Others, Sandeep, Aarti, your answer? Okay.
Danish, see, but the answer has to be 16. This is a small problem that probably you misinterpreted. ठीक बच्चे, जब मैं वर्ड प्री बोलता हूं, प्री का मतलब पहले है. Had I would have said E or let's say F precedes A, that would have means that F would have been on 14th position. So अगर आप किसी चीज में बोल रहे हो कि वो preceding है तो वो पहले है, but what I said was E is preceded by A. Because E has to be preceded by A, so that means E से पहले A था बच्चा. Perfectly fine, Karina. Very good. So Karina knows the logic because हमने word by add किया है. So बेटे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है. अगर हम कभी भी इन वर्ड्स के साथ by ऐड कर देते हैं तो मेरी बात का मतलब रिवर्स हो जाता है. E से पहले A है, यहाँ पे F A से पहले है. So I hope Danish point clear हुआ बच्चे? Good. चलो, give me another answer. Give me the answer to the first point now. So I hope everybody can see this. I wanted to want you to tell me in the English letter series which letter would be immediately followed by K. Small things that I'll start with. ठीक है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन अभी कर रहे हैं हम लोग. Danish says L, okay. Karina says J. Rest all. Komal also J. Perfect Aarti. So the right answer has to be J. Komal. Danish again बेटे, एक छोटी सी गलती की. मैं फिर से बेटा वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं. सी, अगर मैंने लिखा होता which letter इमीडिएटली फॉलोज के बेटे, ठीक है, तो के के बाद कौन सा लेटर है? गुड पॉइंट, गॉट इट. ठीक है, सो ये सबको पॉइंट क्लियर है. यहाँ पे फिर से वर्ड बाय था तो राइट आंसर हैज टू बी जे. परफेक्ट. नाउ गिव मी द आंसर टू दिस पॉइंट. द डे दैट इज 2 days आफ्टर वेडनेसडे. Okay, Komal says Saturday and Aarti says Friday. Danish Saturday, Karina Friday, Danish Saturday. So I've got 2 Fridays and 2 Saturdays. Rethink. One of you must be wrong. So I've got 2 people saying Saturday and 2 people saying Friday. If anybody needs to change the answer. Okay. So let's be little more clear, bete. When it says 2 days after Wednesday, the right answer has to be Friday, बच्चा. अब इसमें एक पॉइंट समझो. मैंने क्या कहा? 2 दिन फ्राइडे वेडनेसडे के बाद. देखो, एक और स्टेटमेंट हो सकती थी. Had I would have said there are 2 days between. ठीक है, let's say Wednesday and some other day, let's say the X. अब बच्चे फर्क क्या है? जब मैं वर्ड बिटवीन बोलता हूं तो बिटवीन का मतलब होता है मुझे बीच में 2 दिन चाहिए. ठीक है, तो वेडनेसडे और सैटरडे के बीच में कितने दिन है? डेफिनेटली देयर आर 2 days. बट जब मैं वर्ड बिफोर या आफ्टर यूज करता हूं, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ डेज, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ रैंकिंग्स, दैट इंक्लूड दैट प्लेस. एक कॉमन एग्जांपल से बात को समझते हैं. सपोज मैं कहता हूं आज सैटरडे है. नाउ टेल मी व्हाट वुड बी अ डे आफ्टर टुमारो. आई होप इतनी इंग्लिश हमें आती है. When it says आज सैटरडे, a day after tomorrow would be anybody? मंडे करे ना. परफेक्ट कोमल, एवरीबडी नोज दैट ना. हम इंग्लिश में आने वाले परसों को, ठीक है, जिसे हम कल परसों, हम सबको आई होप हिंदी आती है. सो हम आने वाले परसों को क्या बोलते हैं? अ डे आफ्टर टुमारो. सो अगर मैं आज सैटरडे है एंड डे आफ्टर टुमारो वुड बी मंडे, दैट मीन्स सैटरडे के बाद अ डे आफ्टर टुडे जो होगा, दैट हैज टू बी संडे. आई होप इतनी बात क्लियर है. सो जब मैंने सैटरडे के बाद कहा अ डे वन डे आफ्टर टुडे, वन डे आफ्टर सैटरडे बच्चे संडे है, दैट मींस इमीडिएटली नेक्स्ट डे है. सो जब 2 days आफ्टर की बात करेंगे तो वो सेकंड डे होगा, ना कि बीच में 2 दिन लेने हैं. आई होप ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं. यू नीड टू नोटिस योर मिस्टेक्स बच्चे, बिकॉज पेपर में जाकर भी हम यही पजल्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ऐसी छोटी सी गलती कर देते हैं, मेरा पूरा पूरा अरेंजमेंट खराब हो जाता है. सो लेट्स बी वेरी मोर क्लियर कि अगर मैं 2 days बिफोर या आफ्टर की बात कर रहा हूं तो बेटे वो सेकंड डे इन इटसेल्फ है. सो इस केस में मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फ्राइडे. हैड इट बीन 2 days between,
My answer would have been Saturday. Sure? तो जल्दी से क्वेश्चन आंसर करो. I've picked this question from one of the examinations that just occurred in Punjab. So sorry. पंजाब प्रोविंस का बेटे एक एग्जाम था पीपीएससी का. सो सॉरी बच्चे. चलो just give me the answer. Karna says Wednesday. Aarti also for Wednesday. Rest all. Komal, Sandeep and Danish. Good Komal, good Aarti, good Karina, good Danish. So everybody I hope is clear. When it says bete Bahubali was planned on Thursday and Three Idiots should be immediately preceded by Bahubali, that means bete Three Idiots has to be planned on Friday. Three Idiots से पहले बाहुबली होनी चाहिए थी and Lagan has to be scheduled 2 days before Three Idiots. So Friday से 2 दिन पहले my answer has to be Wednesday. Easy one? Perfect. Give me the answer to this question now. Talking about some basic stuffs right now. So how would you quickly calculate such point? Good Karina. Good Komal. See, when I'm talking about which letter is 20th from the last. But yes, so what does this means? We cannot probably write z, y, x, w, v. That would be too lengthy. So एक सिंपल सा पॉइंट समझना बेटे, अगर इंग्लिश लेटर सीरीज की बात करें तो टोटल कितने लेटर्स हैं? 26. अगर इसमें से कोई लेटर पीछे से 20th है, परफेक्ट करेना, सो नोज द एग्जैक्ट लॉजिक. नहीं दानिश, एक छोटी सी गलती है बेटे. अब मैं क्या कहूंगा, देयर मस्ट बी 6 लेटर्स दैट वुड अकर बिफोर दिस लेटर. बच्चे अगर कोई चीज खुद पीछे से 20th पोजीशन पे है तो उससे पहले 6 लेटर्स और होने चाहिए बेटे. तो उसकी खुद की पोजीशन क्या हो जाती है? +1 टू दैट. सो एक छोटा सा रूल है, आई होप करीना को वो पॉइंट क्लियर है. बाकी लोग भी बच्चे याद रखना, जब भी किसी चीज की पोजीशन लास्ट से बताई हुई है, मैं इसको अगर जर्नलाइज कर लूं, अगर मुझे पता है कोई चीज पीछे से एक्स पोजीशन पे है, तो मैं जर्नलाइज करके कह सकता हूं कि उसके आगे से जो पोजीशन होगी दैट हैज टू बी टोटल -x + 1. लेट्स से मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल में समझाता हूं. अगर किसी क्लास में सपोज 40 बच्चे हैं और किसी का रैंक पीछे से सेकंड है, तो अगर 40 में से किसी का रैंक पीछे से सेकंड है तो वो खुद 38 पोजीशन पे नहीं होगा, वो 39th पोजीशन पे होगा, बिकॉज लास्ट में 40th है और वो खुद 39th पे है. 38 क्या है? जो उससे पहले हैं. परफेक्ट है. सो दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन जर्नलाइज इज, अगर किसी की पोजीशन पीछे से x है तो फ्रंट से आगे से उसकी पोजीशन क्या होगी? टोटल -x + 1. Perfect, Danish and everybody. तो छोटी छोटी शॉर्टकट्स हैं, try to make a note of them while preparing for your reasoning sections. Definitely would be great help. ठीक है, तो मेरा आंसर F नहीं है, मेरा आंसर G है, that is the 7th letter. Okay, get me the answer to this question now then. Danish, cross check your answer once. I have not got the correct answer. All three are giving me incorrect answer.
Rethink about your answers, bete. I've got 4 different answers, but none of them is correct. Good, Karina. So Karina has a good logics now. Good, Karina. Very good, bete. So looks like you are prepared with your basics now. बाकी लोगों को बेटे समझाऊंगा. देखो अब छोटा सा वर्ड क्या था, हम पेपर में गलतियां कहां पे कर रहे हैं बेटा, उन चीजों को प्लीज नोटिस करो. यहाँ पे वर्ड बिटवीन है. अच्छा पहले सिंपल पॉइंट पे समझाओ मुझे. अगर मैं आपको इतना पूछूं कि हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 2 एंड 5, इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 2 एंड 5? We all understand there has to be 2, the numbers has to be 3 and 4. इतना सबको पता है ना बच्चे. अब प्रैक्टिकली होता क्या है बेटे, जब आप 5 माइनस 2 बोलते हो दैट इज 3. ये 3 क्या कर रहा है? ये 3 बेटा बेसिकली 5 इंक्लूड कर रहा है लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है. गुड करना बेटा. पॉइंट समझो. दो चीजों का जब आप डिफरेंस लेते हो 75 माइनस 23 करते हो, व्हेन यू से दिस इज 52, what can I say is 75 is actually 52 places after 23. So in a way you have included 75 but excluded 23. बट जब मैं बिटवीन बोल रहा हूं तो बच्चे मुझे आइडियली ना 23 को लेने ना 75 को लेने. सो व्हाट आई डू वुड बी सबट्रैक्ट 1 एंड गेट द आंसर एज 51. पॉइंट दोबारा से समझेंगे बेटे. दो चीजों का डिफरेंस सिग्निफाई करता है कि वो उससे कितने प्लेसेस आगे था. ठीक है, तो उसमें आप लास्ट प्लेस ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेते हो, जबकि मुझे लास्ट प्लेस को भी एक्सक्लूड करना होता है. फर्स्ट प्लेस में ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुका हूं. So if I'll be have to exclude 75 also, obviously I'll subtract once, जो मैं इस वाली छोटी एग्जांपल में समझ सकता हूं. तो जब भी हमें दो नंबर के बीच में कितने नंबर है निकालने हैं, मैं फिर बोलूंगा 75 would be 52 places after 23, but then there has to be only 51 numbers between them. Comfortable? So I hope the point is clear. जब भी हम क्वेश्चन में आंसर करेंगे तो इस छोटी सी पॉइंट का ध्यान में रखेंगे. फाइन. So I hope ये सबको पॉइंट समझ आ रहे हैं. So get me the answer to this question now. Keeping in mind of what I said just now. So you have to give me with the answer to the question in the English letter series. Which letter would occur 16 places after F? So Komal says V, Karina says U. Karina, this time you made a mistake, bete. Cross check your answer. So Komal, your answer was perfect. See, now when it says I need to move 16 places after F, I know F has to be on 6th place. इसमें बेटे जब 16 प्लेसेस आगे जाऊंगा तो आई वुड प्रोबेबली रीच 22nd प्लेस, और मुझे पता है 22nd प्लेस पे क्या है? वी. आई होप इतना छोटा सा लॉजिक आप लोगों को पता है. वी कैन रिमेंबर द वर्ड इजोटी, where T is the 20th letter, O is the 15th letter. तो अगर मुझे 22nd लेटर देखना है तो वी अंडरस्टैंड इसके बाद T है अगर 20th प्लेस पे, तो करना U has to be 21 and V has to be 22. So when I'm saying 16 places after F, definitely what I was looking forward for, V. I hope it's okay with everybody. बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स अभी बता रहा हूं बच्चे. नथिंग वेरी टेक्निकल राइट नाउ. गुड. ओके, गेट मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन नाउ.
Okay, Danish, very good bete. So Komal says first answer 21st. Good, Komal. Komal, theater should be on 25th floor. Are you sure? Cross check your answer, bete. So, what should be the answers, Karina? Waiting for your response. Komal, cross check your answer. Second answer is not correct. Danish, looking for your answers also. चलो एक बार ही समझते बेटे. Should not take much of time because see, understand the idea will be probably targeting any examination. I should ideally be devoting not more than Komal, no beta, even 26 not the correct answer. Karina says 20th. Good, Karina. So first is 21, second is 20. Karnish. Okay, चलो let's do it once. देखो पहली स्टेटमेंट इतनी क्लियर है कि मेरे पास 35 फ्लोरी बिल्डिंग है. So it has to have 35th on the top floor and 1 being the bottommost floor. When it says gym should have 7 floors above it, what does that mean? There has to be other 7 floors above the floor of gym. So gym should be on which number of floor? Ideally, I would say that would be 35 minus 7, that is 28. ठीक है. अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जिम के ऊपर 7 फ्लोर्स और हैं, एक चीज समझाऊंगा बेटा, अगर एग्जाम में भी कुछ ऐसा लगता है, कभी कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कोई वर्ड नहीं क्लियर हो रहा है, थिंक अबाउट अ स्मॉलर नंबर. अगर मेरे पास 35 फ्लोर हैं और मैं कहता हूं कि उसके ऊपर एक ही और फ्लोर होनी चाहिए, तो वो खुद 34th पे होगा, उसके ऊपर 35th होगी. 2 फ्लोर्स ऊपर होनी चाहिए तो वो 33 पे होगा. सो जिम शुड हैव 7 फ्लोर्स अबव इट. जिम शुड बी ऑन 35 minus 7, that is on 28th floor. But then it says there has to be 12 floors between gym and food court. तो बच्चे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, अगर बीच में 12 फ्लोर्स हैं तो मुझे वो दोनों फ्लोर्स एक्सक्लूड करनी है.
दैट मीन्स जब मैं जिम की और फूड कोर्ट की बात करूंगा तो वो जो फूड कोर्ट होगा वो उससे 13 प्लेसेस नीचे होगा, क्योंकि जिम के ऊपर 13 फ्लोर्स हैं ही नहीं बेटे। तो अगर मैं फूड कोर्ट की बात करूंगा तो मुझे फूड कोर्ट को कहां रखना पड़ेगा, जिम से 13 फ्लोर्स नीचे, सो दैट आइडियली वी हैव व्हाट 12 फ्लोर्स बिटवीन देम। तो अगर उनके बीच में 12 फ्लोर्स रखनी है तो मुझे 13 प्लेसेस नीचे जाना पड़ेगा, दैट मींस फूड कोर्ट हैज टू बी ऑन 15th फ्लोर। देन इट सेज किड जोन शुड बी ऑन 15th फ्लोर फ्रॉम द टॉप। अब बेटे ऊपर से 15th फ्लोर कौन सा होगा, वो काफी लोगों ने सही आंसर दिया था। थोड़ी देर हमने पहले भी बोला था बच्चे, दिस वुड बी टोटल माइनस 15 प्लस 1, दैट वुड बी 21st फ्लोर। फाइन। देन इट सेज थिएटर शुड बी 5 फ्लोर्स अबव फूड कोर्ट। तो अगर फूड कोर्ट 15 पे है तो थिएटर कहां पे होगा बच्चे, 15 प्लस 5। अब उनके बीच में 5 फ्लोर्स नहीं चाहिए, वो उससे एग्जैक्टली 5th फ्लोर ऊपर होगा, सो हैज टू बी ऑन द 20th फ्लोर। पार्किंग शुड हैव 7 फ्लोर्स बिलो इट। पार्किंग के नीचे बेटे 7 फ्लोर्स और होनी चाहिए, तो पार्किंग 8th फ्लोर पे होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बेटे, उसके नीचे 7 फ्लोर्स और चाहिए। सो अगर बेटे 1 फ्लोर नीचे चाहिए होती तो वो खुद सेकंड पे होता, उसके नीचे 7 फ्लोर्स और चाहिए तो वो 8th पे है। एंड स्विमिंग पूल जो है वो पार्किंग और जिम के एग्जैक्टली बिटवीन है। एग्जैक्टली बिटवीन मींस उसका मिडल निकालना है, मीन निकालना है। तो स्विमिंग पूल हैज टू बी ऑन दी 18th फ्लोर। परफेक्ट है। So now the questions follows would be simple. Kids zone should be on which floor? That has to be 21st floor. Then we have theater should be on 20th floor. And how many floors are between swimming pool and food court? This is swimming pool on 18th floor, food court is on 15th. इनके बीच में कितनी फ्लोर्स हैं? Has to be 2. So again I say Karina का लॉजिक बेटे परफेक्ट था। Rest all kindly look at the points and let me know if any point is not clear. आई होप बेटे आप लोगों को इतना थोड़ा सा समझ आ रहा है कि हमें स्टार्ट कहां से देना है, व्हाट इज द बेसिक एरिया दैट वी लिटरली नीड टू वर्क ऑन। द फर्स्ट थिंग इज द बेसिक लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। सी वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच ऑफ टाइम राइटिंग एवरीथिंग 1 2 3 4। we need to be little more fast with our interpretation of the right words, the right language, with some mathematical interpretation in some kind of these kind of questions. फाइन। किस लैंग्वेज का मतलब क्या है, किसके ऊपर कितनी है, कौन कौन सी पोजीशन पे है, that is what we really need to focus and look forward for. And definitely beta when you come to our classes, Karina is already one of our students, so probably she understands. Yes, we keep focusing on all these basic problems in our classes. फंडामेंटल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। बहुत लोग पूछते हैं सर क्लासेस लगाने का फायदा क्या है, सर बैच ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं RS अग्रवाल पढ़ लूं, मैं ये वाली बुक पढ़ लूं। प्रॉब्लम ये नहीं है बच्चे कि उन बुक्स में एग्जांपल्स नहीं है, बट कुछ रिपीटेडली मिस्टेक्स हैं जो हम रेगुलरली करते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम कभी नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि कोई बुक ऐसा नहीं लिख के देगी। सो व्हाट वी रियली नीड टू फोकस इज गो फॉर अ प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लान, अंडरस्टैंड समथिंग कि यार मेरे एरियाज टू वर्क ऑन क्या है, क्या प्रोबेबल गलतियां हैं जो मैं हमेशा करता हूं या कर सकता हूं, आई रियली नीड टू वर्क ऑन देम। देन व्हाट कुड बी द राइट शॉर्टकट्स टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट। हर क्वेश्चन में रीजनिंग है, चाहे क्वांट है, चाहे इंग्लिश है, उसके लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं। आप उन्हें शॉर्ट ट्रिक्स कह सकते हो, कुछ गलतियों को लेके की पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं एग्जाम्स में। वी रियली नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद ऑल दीज थिंग्स, वेरी कंफर्टेबल। Probably I should be taking 20 seconds, 30 seconds to answer a question if I'm thoroughly prepared of what is expected out of me for an exam. Fine. So please try to structure your preparation little more. अगर आप ऐसी unnecessary इधर उधर से बुक्स उठा के कर रहे हो, कोई भी मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, शायद आप अपने कंफर्ट जोन्स पे ही काम कर रहे हो, आप अभी भी वही कर रहे हो जो आप पहले से आपको आता था, आप सिर्फ उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड लेके आ रहे हो। बट प्लीज अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करो, की पॉइंट्स को देखो, हाँ यार ये गलती हुई थी मेरी यहाँ पे, इस चीज ने मेरा टाइम वेस्ट कराया था, नीड टू वर्क ऑन देम, डेफिनेटली द थिंग्स वुड बी बेटर ऑफ फॉर ईच ऑफ यू। फाइन। चलो मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग अप विद अनदर एग्जांपल, यू नीड टू ट्राई दीस 3 क्वेश्चंस फॉर मी नाउ। ये अल्फान्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन है, अगेन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ना कि मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ो क्या दिया हुआ है, ट्राई दिस क्वेश्चंस विद मी।
Okay, Danish. Rest all. Danish, I'm not saying. Can you please recalculate once? Karina says 7. Karina, how many alphabets according? चलो, let's go one by one. चलो, पहले सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. एक बार दोबारा से पढ़ो बेटे. How many alphabets according to English dictionary are between the elements which is 7th from the left and the 9th from the right? So sorry. क्या करना चाहिए? पहले, which is its 7th letter from the left? ओके, कोमल सेज ए एल. ओके गुड. ठीक है, सो शुभम नोस. यहाँ पे एक बात क्लियर है बेटे, 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैज टू बी एल. देन व्हिच इज दिस 9th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? परफेक्ट है. अब बेटे मुझे इसको यहाँ पे नहीं देखना है. वो कह रहे हैं हाउ मेनी अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी. सो इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से ए और एल के बीच में कितने लेटर्स होते हैं. व्हाट वी नीड टू वर्क इज ऑन दिस, नॉट इस सीरीज में कितने हैं. ठीक है, तो अब मुझे दोबारा से बताओ, ए और एल के बीच में कितने लेटर्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश डिक्शनरी. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बच्चे. इट इज नॉट कि वो इस सीरीज में कितने लेटर्स हैं बीच में. इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से ए और एल के बीच में कितने लेटर्स होंगे. आरुषि 7. नहीं दानिश, नहीं आरुषि. दोबारा से देखो बेटे. परफेक्ट करीना, द राइट. कोमल परफेक्ट. 10. बेटे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ए मेरा फर्स्ट लेटर है, एल मेरा 12th लेटर है. ठीक है बच्चा. अब 1 और 12 के बीच में कितने लेटर्स हैं? देयर हैज टू बी ओनली 10 लेटर्स. अगेन आई वुड स्ट्रेस ऑन वन थिंग, जब आप 12 माइनस 1 11 कर रहे हो तो एल जो है वो ए से 11 प्लेसेस आगे है, बट उसमें 12 इस 11 में 12 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है. अगर वो उससे 11 प्लेसेस दूर है तो उनके बीच में कितने होंगे? 10 होंगे. चाहे तो लिख के देख लेना, बी सी डी एफ जी एच काउंट कर लो. बट यस, इट्स अ स्मॉल लॉजिक दैट वी शुड रिमेंबर. दो चीजों का डिफरेंस क्या सिग्निफाई करता है? एक दूसरे से कितने प्लेसेस दूर है. एंड इफ इट इज 11 प्लेसेस अवे, देयर हैज टू बी डेफिनेटली 10 बिटवीन देम. तानिश एंड रुचि, आई होप पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे. ओके चलो, आरुषि को भी क्लियर. गुड. चलो ट्राई द नेक्स्ट वन योरसेल्फ नाउ. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? करीना सेज 1. ओके, कोमल सेज 2, दानिश सेज 2. ओके, अच्छा पहले मुझे इतना बताओ, what do you wanted to say? Whether I want should look for a number, a consonant and a consonant, or I am looking for consonant, a number and a consonant. इस फॉर्मेट में बताओगे तो हमें क्या चाहिए? करीना सेज एनसीसी. ओके, रेस्ट ऑल. Arushi also says NCC.
आई होप इसमें कंफ्यूजन है. व्हेन इट सेज अ कॉन्सोनेंट शुड बी फॉलोड बाय अ नंबर, इसका मतलब क्या है? ओके दानिश एंड कमल, आरुषि बेटे एंड करीना, व्हाट डज दिस मीन्स अ कॉन्सोनेंट शुड बी फॉलोड बाय अ नंबर? बेटे कोमल एंड दानिश was correct. The right answer is CCN. See, understand an idea. What I'm saying is consonant followed by number. करना बेटे, आपने ही स्टार्टिंग में मुझे बात समझाई थी, जब बाय हो गया तो बात का मतलब रिवर्स हो जाता है. अगर मैं लिखता हूं आप जो बोल रहे हो, जो ये आप बोल रहे थे, उसमें बेटे क्या है? कॉन्सोनेंट इज फॉलोइंग अ नंबर. सो अगर मैं कहता हूं कॉन्सोनेंट फॉलोज अ नंबर, दैट वुड बी एनसी. परफेक्ट बच्चे, ठीक है. आरुषि, आई होप आपको भी ये पॉइंट समझ आया. व्हाट आई वांटेड वाज कॉन्सोनेंट शुड बी फॉलोड बाय अ नंबर. तो कॉन्सोनेंट के बाद नंबर होना चाहिए, दैट मींस मेरे को सीएन चाहिए. एंड कॉन्सोनेंट शुड बी प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, वो तो सीसी इकट्ठे ही होंगे. तो बेटा मेरा पॉइंट आई होप क्लियर हो गया. सो व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू कॉन्सोनेंट्स एंड देन अ नंबर. सो मेरे पास कहां पर है? एक बेटे ध्यान से देखो, ये QD8 है. उसके बाद बेटे कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट इकट्ठे होने चाहिए, बट उसके बाद नंबर भी होना चाहिए. तो फिर मेरे पास FM6 है और कहीं पे दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे नहीं थे. सो दैट इज व्हाई द राइट आंसर हैज टू बी 2. आई होप बेटे आई मेड माय पॉइंट क्लियर. अरुषि, आपने भी बेटे गलती की थी. the other peoples who are in the class, so I hope I am making my point clear. करीना को क्लियर है? गुड. So Madirala, Darshana, beta, I probably need your responses also. So other people in the class getting some idea. Reasoning में language based reasoning जो होती है, which would contribute 60% of the questions, all blood relations, directions, alphanumerical series based questions, syllogisms based questions. Beta, language is the key point. Start focusing on basic words. बेटे यू नहीं लूंगा कोमल, बिकॉज यू इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, इट्स अ वाउल. ठीक है, पॉइंट को समझ बेटे. कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं जो वाउल्स नहीं होते? जब मैं यू की बात करता हूं तो इट्स अ वाउल. AEIONU, दीज आर वाउल्स. परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट. सबको पॉइंट क्लियर हुआ. चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन टारगेट करेंगे. टारगेट दिस. कोमल says 2. I need the response from each of you. Okay, before you give me your answer, give me that fundamental. Whether I'm looking down for a number, whether I'm looking down for a number, a consonant, or a vowel, or I'm looking down for a vowel, a number, or a consonant, what I'm looking forward for. What you really need to work on. When it says numbers which immediately precedes a vowel and also follows a consonant, what do I mean by that? Each of you should probably tell me what I'm looking forward for. A vowel, a number, and a consonant. Rest all. When it says a number should precede a vowel. Madirala beta, 2 I'll definitely will discuss later on, but let me know first what I'm looking forward for. Whether I wanted a vowel, a number, a consonant, or a number, a vowel, a consonant. मुझे ऑर्डर पहले बताओगे बच्चे, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स क्या है, लैंग्वेज क्या है? क्योंकि अगर यही चीज गलत इंटरप्रेट करो तो प्रॉब्लम है.
Good, Karina. See what I perfect Komal. What I am looking down for, बेटा दानिश again गलती एक बार समझो. Immediately precedes a vowel है बेटा. A number should precede vowel. तो number ने vowel से पहले आना है, but it should number should follow a consonant. So what I am looking down for a perfect Karina. A consonant, a number and a vowel. हम सबसे पहले बेटे गलती क्या कर रहे हैं एग्जाम्स में, टू सेव दैट 5 सेकंड्स हम यही चीज अगर गलत इंटरप्रेट कर लेंगे तो ऑब्वियसली विल एंड अप विद द रॉन्ग आंसर एंड विल बी लूजिंग मार्क्स, पॉजिटिव एज वेल एज मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल हैव 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग. फाइन. तो अगर एसएससी में बैठा हूं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरे 2.5 नंबर जा रहे हैं यार, +2 माइनस, ठीक है, वो प्रॉब्लम समझो, रादर सॉरी. फाइन. सो आई विल बी लूजिंग 2.5 मार्क्स. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को देखना है कि मुझे देखना क्या है, मुझे कॉन्सोनेंट चाहिए, फिर नंबर और फिर वाउल चाहिए. तो कॉन्सोनेंट और नंबर के बाद वाउल नहीं है यहाँ पे. फिर कॉन्सोनेंट के बाद नंबर मुझे कहाँ दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा था. तो इसमें कॉन्सोनेंट है, एक नंबर है और एक वाउल है. उसके बाद बच्चे मुझे कहीं भी नहीं ऐसा दिख रहा जहाँ पे कॉन्सोनेंट के बाद नंबर है और फिर वाउल है. पॉइंट समझ में आया बच्चे? So what, because I was looking down for a consonant, then a number, then a vowel, there was only one arrangement, that is M61. I. देखो बेटे सबको पॉइंट समझ आया? सबसे पहले बच्चे हमने आज यही डिस्कस, मेरा पर्पस था करने का, कि सबसे पहले फोकस करो लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को. ठीक है, फिर बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज फोकसिंग ऑन योर लैंग्वेज. हम 5 या 10 सेकंड सेव करने के लिए लैंग्वेज नहीं गलत पढ़ सकते, दैट एंड अप वेस्टिंग माय टाइम एंड गिविंग मी नेगेटिव मार्किंग्स. फाइन. यहां तक किसी को कुछ पूछना हो बेटे, एनी कंफ्यूजन दैट यू वांट मी टू एड्रेस टू? ओके, एज्यूमिंग बेटे यहां तक क्लियर है, थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड कर रहा हूं. अब कुछ चीजें बेसिक अरेंजमेंट्स में लेके जा रहा हूं. बहुत टफर प्रॉब्लम्स आज नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी फोकस कर रहे होंगे. बैंकिंग के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे वी अंडरस्टैंड वी हैव वेरियस ऑफ रीजनिंग क्लासेस. ठीक है, we'll go with basics in the batches, then we'll have special classes talking about the puzzles that are specifically related to banking examinations. And we already had conducted 4 workshops recently that was talking about high level of puzzles जहां पर inside outside के साथ combination होते हैं. At times they link up blood relations with sitting arrangements. At times they link up with something like numbers with sitting arrangement. Then there could be some more numerical based problems, reasoning की डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स को अरेंजमेंट्स के साथ मिक्स किया होता है. डेफिनेटली अगर आप क्लासेस में हो और रेगुलरली लगा रहे हो तो आपने शायद वो क्लासेस लगाई हैं. देन डेफिनेटली अगर आप रीजनिंग में बैंकिंग में जा रहे हो तो वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिलॉजिज्म इन बेटर सेंस, बिकॉज हमारे पास जो सिलॉजिज्म्स आ रहे हैं बैंकिंग में उसमें पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन है. सो वी हैड क्लासेस ऑन देम आल्सो. ग्रेजुअली अगर आप लोगों ने आई होप बैचेस में समझ रहे हो, इफ एनीबॉडी इज लिंक्ड टू समबडी हु इज ऑलरेडी एनरोल्ड विद सीएल, हमने कोडिंग डिकोडिंग के नए फॉर्मेट सीखे थे जो एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड हैं. इनपुट आउटपुट के और फॉर्मेट से जो व्हाट वी हैव डिस्कस इन देम. सो बैंकिंग के लेके हम लोगों ने भी बहुत सारी क्लासेस की थी. सीआर की बहुत सारी डिटेल क्लासेस हुई हैं. देन वी हैव क्लासेस ऑन प्रेसे राइटिंग, वी हैड क्लासेस ऑन अदर थिंग्स which are specifically required for banking, and right now we're going with classes on data interpretation, high level data interpretation in banking as well. Fine. जो लोग तो क्लासेस में है बच्चे, प्रैक्टिकली दे वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग क्या कर रहे हैं. उसके साथ साथ ऐसे ही बच्चे एसएससी के लिए चल रहे हैं. बट अगर आप एसएससी सीजीएल को ही फोकस कर रहे हो, जैसे दानिश ने मुझे कहा था और कुछ बच्चों ने और कहा, उनके लिए बेटे बहुत ज्यादा हाई लेवल पजल्स पे फोकस मत करो, बेसिक लेवल ऑफ पजल्स पे फोकस करो. लेकिन स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द की, बिकॉज व्हाट आई कुड एक्सपेक्ट अ स्कोर आउट ऑफ 25 in reasoning, at least a score of 23-22 correct. That means अगर मैं into 2 लेके चलूं तो I would be expecting you to score at least 70 when it comes to your, sorry 70 कह दिया, at least 44-45 when it comes to a reasoning section. Because if you're targeting something like 155-160 overall, at least 43-44 has to come from reasoning section. Fine. चलो अब कुछ एसएससी लेवल की पजल्स को डिस्कस कर रहा हूं. तो कैन वी ट्राई दिस पजल एंड गेट मी द आंसर? अ सिंपलर प्रॉब्लम टू बिगिन विथ.
So Danish says 108 should be vacant. Danish, cross check your answer, bete. Good, Komal. Komal, you are giving me the answer as option C or the person C? नहीं बेटे, option C is not the right answer. अच्छा बेटे, एक हेड स्टार्ट दूंगा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए. देखो, बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं. ओके दानिश, 107 भी बेटे गलत है, मैं उसको समझाने लगा हूं. देखो, जब आप बेसिक इस तरह की प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कर रहे हो डिफरेंट एग्जाम्स में, ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अगर आप और एनटीपीसी वगैरह दे रहे हो तो उसमें भी इस तरह के एग्जाम्स पे प्रॉब्लम दिखेंगी. इसमें एक छोटा सा बस ट्विस्ट था. Each of the room has to face in the west direction. रूम्स की अरेंजमेंट मुझे क्लियर थी, नॉर्थ से साउथ थी. अब क्योंकि बेटे मुझे पता था कि मेरे रूम्स को यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करना है, तो सिर्फ इतना पॉइंट समझ लो कि बेटे जो नॉर्थ होगा दैट वुड बी माय राइट एंड दिस साउथ हैज टू बी माय लेफ्ट. ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग एनालाइज करते हैं क्लासेस में. जब भी आप किसी भी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो तो वी वुड जर्नलाइज एंड सेज कि हमारा जो राइट है दैट वुड बी इन एवरी टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आपको डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे पास मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं. डायरेक्शन में हमने लेफ्ट टर्न लिया, 135 डिग्री राइट टर्न लिया फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट. इन केसेस में जब भी आप किसी भी डायरेक्शन में फेस कर रहे होते हो, you would generalize one thing that आप कहीं भी ऐसे फेस कर रहे हो, your right would be always in your clockwise direction. तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले अरेंजमेंट बनाने के लिए हम ये रूम्स का अरेंजमेंट बना रहे हैं नॉर्थ से साउथ है. एंड विल मेक श्योर कि जब हम राइट मूवमेंट की बात कर रहे हैं विल मूव अपवर्ड्स, एंड व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट लेफ्ट मूवमेंट आई विल बी मूविंग डाउनवर्ड्स. ठीक है. अब बेटे जब मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, it says A was on one of the rooms, A is on 104. ठीक है, and मुझे पता है A यहाँ पे है and has a vacant room to his immediate left, so that vacant room has to be room number 105. Perfect. फिर ध्यान से देखो तो बच्चे मैंने इस स्टेटमेंट को ले लिया, A was in room number 104 and has a vacant room to his immediate left.
B who was right of F was in third room from south. B जो है बेटे वो थर्ड रूम है साउथ में, और B जो है वो उससे 2 प्लेसेस दूर है. सो व्हाट आई डू वुड बी आई से B जो है वो कहां पे है 108 में. D उससे 2 प्लेसेस दूर है, तो बेटे वो 106 में भी हो सकता है और 110 में भी हो सकता है. दो पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई, लेट्स नॉट गो बाय दैट. वहां पे 2 प्लेसेस अवे था, 2 प्लेसेस राइट नहीं था. तो 2 प्लेसेस अवे में दोनों पॉसिबिलिटीज है, 106 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है. अब मुझे पता था H जो था वो C और E के बीच में था, और C एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकता. ध्यान से देखो, दोनों केसेस में सिर्फ यही 3 वेकेंट पोजीशंस इकट्ठी हैं, बाकी कहीं भी वेकेंट इकट्ठे नहीं है. तो ये H होगा, ये C होगा, और 101 में E है. अब बच्चे कंडीशन थी कि F के साथ कोई नहीं है. F के साथ अगर कोई नहीं है तो इस केस में 101 पे 110 पे होगा और ये वेकेंट होगा. और सेकंड पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी. लेकिन बेटे ध्यान से देखो, पीछे एक स्टेटमेंट दी हुई थी, B has to be right of F. सो अगर B right of F ले रहा हूं तो इस केस में ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि B है वो लेफ्ट ऑफ F आ गया. सो द ओनली पॉसिबल केस वुड बी द फर्स्ट केस, और इसमें जो ये बचा हुआ है ये G होना चाहिए. सो ध्यान से देखें तो बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूम्स इज वेकेंट. अब जब मैं वेकेंट रूम्स की बात कर रहा हूं तो बच्चे मेरे पास दो रूम्स वेकेंट है, 105 और 109. परफेक्ट है. उसके बाद बेटे वो कह रहा था हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए. सो बेटे राइट ऑफ ए, दिस हैज टू बी सी. सो सॉरी. परफेक्ट. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रूम्स वाज ऑक्युपाइड बाय जी, सो दैट हैज टू बी 107. ट्राई टू गेट अ फेयर आइडिया बच्चे किस तरह से बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हम गलती कर सकते हैं. नीड टू फोकस ऑन, इस केस में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट थी. राइट किधर लेना है, लेफ्ट किधर लेना है, दैट वुड प्रोबब्ली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इन सच क्वेश्चंस. देखो सबको समझ आया. करीना वाज एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड. ओके, एफ पोजीशन अगेन. दानिश मैं समझा रहा हूं बेटे, देख मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास यहां पे बी था और एफ उससे 2 प्लेसेस बेटे दूर था. एफ अगर उससे 2 प्लेसेस दूर था तो 110 पे भी हो सकता है, 106 पे भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन ध्यान से पीछे एक स्टेटमेंट देखनी थी, मुझे दिया हुआ था जो बी था, सॉरी डी उससे 2 प्लेसेस दूर था, और जो बेटे एफ था वो क्या था, F has to be on, B has to be on right of F, और F के साथ कोई नहीं होना चाहिए. सो प्रैक्टिकली व्हाट वुड हैपन इज, जब आपने एलोकेट किया था ना तो देखिए ये तीनों एलोकेट हो गए थे, ये भी दोनों एलोकेट हो गए थे, B की पोजीशन भी फिक्स हो गई थी. अब अगर F के साथ कोई नहीं होना चाहिए तो बेटे F इस केस में, क्योंकि यहाँ पे D था B था और ये पोजीशन फिक्स थी, तो पहले केस में बेटे F को 10 पे ही रखना था, 19 वेकेंट था, बिकॉज उसके साथ कोई नहीं होना चाहिए. सेकंड केस में प्रॉब्लम क्या आई कि F जो था वो अगर B के ऊपर आ जाता है, यहां पे आ जाता है, सो जो B है वो लेफ्ट ऑफ F नहीं आ जाता. बेटे हमें क्या चाहिए, ध्यान से देख, B हैज टू बी राइट ऑफ F. इस केस में क्या हो गया, B बिकम्स लेफ्ट ऑफ F. दैट इज व्हाई दानिश वी हैव रिजेक्टेड दिस केस बेटे. ठीक है, गुड. टेक अनदर प्रॉब्लम. Again, not very tough, something what you can expect either in your pre-examination of insurance or banking, or some of your basic examinations targeting about something like your state examinations or SSC.
So if everybody is trying this question now, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है बच्चे. ट्राई टू इंटरप्रेट किस तरह से इस तरह की फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन ना बैंकिंग के फेवरेट है. बैंकिंग और एलएससी में अगर आप देखो तो बहुत कॉमनली इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं. एंड ये ऑब्वियसली प्री लेवल का होगा बच्चा. नीड टू फिगर आउट कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स कैसे दी हुई हैं, कैसे स्टार्ट देना है, किस तरह से इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एनीबडी यू कैन टेल मी कैसे स्टार्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को. एनीथिंग दैट यू कैन फिगर आउट. एनीबडी विद एन आइडिया. बेटे इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है, हाउ डू यू डिसाइड हाउ टू गिव इट अ राइट स्टार्ट. क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले. करना सेज बाय प्रोफेशन. ओके. करना सी हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गिवन ऑन प्रोफेशन. बेटे आई वुड प्रोबेबली सेज नॉट मच. करना तो मोर ऑफ रैंकिंग. बेटा अरेंजमेंट ही बनाना पड़ेगा. हाँ, प्रोफेशंस का अरेंजमेंट भी बना सकता हूं, बट एक दो चीजों पे स्ट्रेस करूंगा, उस चीज को ध्यान से समझेंगे बेटे सारे. सी इन तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, वी हैव गॉट सो मेनी ऑफ रेफरेंसेस टॉकिंग अबाउट कि ये इस रूम में हो सकता है, ये इस रूम में हो सकता है. इनमें जब मैं देख रहा हूं ये सारी स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम क्या है, कहीं भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी हुई कि मुझे किसी का फ्लोर नंबर पता है. The first statement says dentist lives on 4th floor above the doctor. जहां भी डॉक्टर है डेंटिस्ट उससे 4 फ्लोर्स ऊपर है. Now there are so many possibilities. हो सकता है डॉक्टर 1 पे हो, डेंटिस्ट 5th पे हो सकता है डॉक्टर 2nd पे हो, डेंटिस्ट 6th पे हो. There are so many other possibilities valid. प्रॉब्लम समझो सिर्फ यहाँ पे एक फ्लोर का रेफरेंस है, और वो भी बेटे 10 में से 5 फ्लोर्स खाली हैं, जिसमें से एक 6th है. What does that mean? जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो पहले से फ्लोर नंबर लिखने का कोई फायदा नहीं होगा. क्यों? मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्लोर नंबर्स का रेफरेंस नहीं दिया हुआ. पिछली स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां रूम नंबर्स का रेफरेंस था. सो दैट वाज मेकिंग सेंस कि मैं पहले रूम नंबर्स लिखूं. ठीक है. तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के पजल्स को बनाया करो, अरेंजमेंट्स को बनाया करो कि हमारा फॉर्मेटिंग कैसा है. तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होगा तो बच्चे मैं क्या कहूंगा, I would only link the first and second statement. The dentist lives 4th floor above the doctor. Then it says C lives on 2nd floor above the dentist. तो मतलब अगर मुझे डेंटिस्ट और डॉक्टर पता है, I could probably relate C also. Then I probably have the statement the doctor lives above B. ठीक है. And the lawyer lives directly below dentist. So what I can do is I can figure out such statements first. तो मैं क्या कहूंगा बच्चे, जहां भी डॉक्टर है उससे 4 फ्लोर्स ऊपर, सॉरी जहां भी डेंटिस्ट है वो 4 फ्लोर्स ऊपर है डॉक्टर से. सो बीच में 3 फ्लोर्स होंगे. दिस हैज टू बी डेंटिस्ट. एंड सी लिव्स ऑन 2nd फ्लोर अबव द डेंटिस्ट, सो दिस हैज टू बी सी. देन डॉक्टर लिव्स अबव बी. बी बेटे कहीं नीचे होना चाहिए. एंड लॉयर लिव्स डायरेक्टली बिलो डेंटिस्ट, ये लॉयर होना चाहिए. अब प्रैक्टिकली समझो, आई एम एबल टू फिगर आउट 5 पीपल. एक सी है,
एक डेंटिस्ट है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है और एक बी है जो कहीं डॉक्टर के नीचे है. Now it would become little more easier for me to understand कि businessman lives on the highest floor. So this has C has to be the businessman. That means जो मेरे पास बच गया, that was बचे by profession engineer, वो B होगा. और उसने कहा था separation between businessman and engineer is of 7 stories. अब उनके बीच में 7 floors चाहिए, 7 stories चाहिए. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक और होगा और फिर मेरे पास कौन होना चाहिए? बी दी इंजीनियर. पहले बेटे सभी ये पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे. मैंने पहले से फ्लोर नंबर्स क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मुझे उनका रेफरेंस नहीं था. तो मुझे बेसिक इंटरप्रिटेशन से ये समझ आ गया कि सबसे ऊपर सी है बिजनेसमैन, फिर एक फ्लोर छोड़ के डेंटिस्ट है, फिर उसके इमीडिएटली नीचे लॉयर है, फिर देयर आर 2 इन बिटवीन वेकेंट, देन डॉक्टर, देन अ वेकेंट, देन बी. अब बच्चे मैं बाकी स्टेटमेंट्स को लिंक कर सकता हूँ. डी डज नॉट हैव एनी नेबर, so D has to be doctor, and he has only one resident living above him, so E has to be dentist. Perfect है. So the leftover has to be A. अब बच्चे मुझे बस इतना श्योर करना है 6th फ्लोर वेकेंट होनी चाहिए. अगर मैं इसको 1 ले लेता हूं तो ये 2, ये 3, ये 4, 5 और यहाँ पे 6 आ जाता है. नॉट पॉसिबल. ऑब्वियसली लिख के देखने की जरूरत नहीं थी, आप ओरली काउंट कर सकते थे. मतलब 20 सबसे नीचे नहीं होगा, उससे नीचे एक और होगा. तो बेटे ये मेरी फर्स्ट फ्लोर होगी, इंजीनियर वाली सेकंड है, दिस इज थर्ड. सो डी हैज टू बी ऑन फोर्थ, देन देयर विल बी फिफ्थ एंड सिक्स्थ वेकेंट. मुझे कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सिक्स्थ वेकेंट है. दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9th अगेन वेकेंट एंड दिस हैज टू बी 10th. परफेक्ट बच्चे. अब मैं आंसर्स कर सकता हूं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर्स आर वेकेंट? So you need to understand the vacant floors has to be 1, 3, 5, 6 and 9. ठीक है, that is option B. करना बेटे, अपने आंसर चेक करो. So sorry, which of the following floors are vacant? बेटे the answer has to be 1, 3, 5, 6 and 9. Highest occupied floor has to be 10th. We can understand from here. बाकी लोग देखो बच्चे. सो अगर आप लोग बैंकिंग को फोकस कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, इवन कुछ दूसरे एग्जाम्स भी फोकस कर रहे हो जहां पर रीजनिंग है, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग इतना बेसिक लेवल पहले डेवलप करो बच्चे. एंड इफ यू आर नॉट क्लियर, प्लीज लुक फॉरवर्ड फॉर द राइट मटेरियल, द राइट गाइडेंस. लुक फॉरवर्ड फॉर द कीवर्ड्स. बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. हर प्रॉब्लम एक तरह का नहीं है. हर प्रॉब्लम को करने के लिए अपने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं. कुछ की पॉइंट्स आपको याद करने हैं. आपको अपनी गलतियों पे काम करना है. यू नीड टू प्रोबब्ली नोटिस ऑल दीस मिस्टेक्स एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ वेल. Don't take chance with your preparation. That is the worst thing that you can do at your this stage of career. Probably most of you are looking down for your jobs. बोर्ड एग्जाम्स देने नहीं जा रहे हो, कॉलेज एग्जाम्स नहीं है जहां 2, 4, 5 नंबरों से फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. If you scored 72% in your graduation or 73% would not make that much of a difference. But yes, every marks is important when it comes to competitive examination. So make sure आपकी गलती का स्कोप नहीं है. You have good accuracy. स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाएगी अगर एक्यूरेसी अच्छी है. रीजनिंग के केस में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को टारगेट करने की. थिंग्स वुड बी वेरी इजी फॉर ईच ऑफ यू. परफेक्ट है. आज के लिए इतना ही करूंगा बच्चे. फाइन. So never wanted to go down to something high level. I'm not targeting banking at this point of time, so I'm not going with high level of puzzles anymore. Anything else that you want me to address? I have ample number of problems with me. That is not the constraint, bete. Okay? But that was the basic introduction that I wanted to give you to how to go about targeting reasoning in various sections. Definitely, we are coming with much more webinars in the coming month. Feb, definitely, we are concentrating more on SSC. Okay? So you can definitely come and attend more sessions. We'll be more than happy to interact with each of you. Fine? So Karina says no. I hope everybody is okay with the points. Fine. Thank you so much for the day, guys. I'm going to log it off now. Thanks so much for your patience and attending the class. Thank you so much, Karina. Thank you, everybody.